नमस्कार। जनवादी चीन के संविधान का अध्ययन करने के क्रम में अब हम चीन की केंद्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और राज्य परिषद का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। चीन का नागरिक होना चाहिए। मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। उसका एक कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रह सकता और समय से पूर्व भी अपनी आवश्यकता के अनुसार वो अपने पद से मुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य यदि देखें तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस या कांग्रेस की स्थायी समिति के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय विधि और अध्यादेशों की घोषणा करना। कांग्रेस जो है व्यवस्थापिका, चीन की व्यवस्थापिका और व्यवस्थापिका की स्थायी समिति, कांग्रेस की स्थायी समिति के निर्णयानुसार जो अध्यादेश आदि हैं इनकी घोषणा करना। इसी प्रकार प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रालयों और आयोगों के मंत्री, न्यायपालिका के सदस्य, महासचिव, महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति और पदमुक्ति भी चीन में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सम्मानजनक उपाधियां और पदक आदि का वितरण भी करते हैं। साथ ही साथ जो जैसा अन्य देशों के राष्ट्रपति और कार्यपालिका प्रधान को अधिकार होता है क्षमादान का, विशेष क्षमादान का, उसका प्रयोग चीन का राष्ट्रपति भी करता है। सेना संबंधी और प्रतिरक्षा संबंधी कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रपति युद्ध, शांतिकाल और विभिन्न संधि समझौतों की घोषणा करते हैं। लामबंदी के आदेश भी दिए जा सकते हैं। तो सैनिक गतिविधियों के रूप में सेना संबंधी, प्रतिरक्षा का कार्य जो है वो आपातकाल, युद्धकाल आदि की घोषणा के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा संपादित किया जाता है। वैदेशिक कार्यों के अंतर्गत विदेशों में चीनी प्रतिनिधियों की चीन के गणराज्य का प्रतिनिधित्व करना और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति के संचालन के लिए राजदूत और अन्य कूटनैतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना और अन्य देशों से चीन में आने वाले राजदूतों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना और उन्हें उनका स्वागत करना या उनको उनकी मान्यता देना। विदेशों में जो चीनी राजदूतों की नियुक्ति की जाती है उस नियुक्ति में मुख्यतः जो राष्ट्रपति की भूमिका है वो साम्यवादी नज़रिए से प्रेरित और प्रभावित होनी चाहिए। चीनी सरकार द्वारा विदेशों में की गई संधियां और समझौते जो हैं, वैदेशिक संधि और समझौते, इनकी पुष्टि भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। या अगर मान लीजिए राष्ट्रपति उसको समर्थन नहीं देते संधि या समझौते को, या किसी प्रकार से समाजवादी और साम्यवादी भावना के विरुद्ध पाते हैं, तो ऐसे समझौतों को राष्ट्रपति रद्द भी कर सकते हैं। सिद्धांत रूप में संविधान ने राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां सौंपी हैं चीन में, लेकिन व्यवहार में वो इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के निर्णयों के अनुसार ही करता है। इसलिए शक्ति की दृष्टि से यदि हम एक बहुत स्पष्ट मूल्यांकन करें तो चीन के राष्ट्रपति की स्थिति जो है वो बहुत कमज़ोर मानी जाती है, क्योंकि संविधान में सिद्धांत रूप में व्यापक शक्तियों का निर्धारण करने के उपरांत भी व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति पूरी तरह से जनवादी कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका और उसकी कांग्रेस की स्थायी समिति के अधीन, उसके निर्णय के अनुसार, उसके रुख के अनुसार, निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की कमजोर स्थिति का सबसे बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रपति जो है वो साम्यवादी दल के नियंत्रण में कार्य करता है। इसलिए चीन में साम्यवादी दल ज़्यादा प्रमुख है, सर्वे सर्वा है। राष्ट्रपति या अन्य कोई पद या इकाई नहीं।
और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के लिए ये अपेक्षित है कि वो स्वयं अपने विवेक से, अपनी रीति नीति से कार्य ना करें, बल्कि कांग्रेस की जो स्थायी समिति है या कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रस्तावों और निर्णयों के अनुसार ही कार्य करेंगे। इस तरह का एक कहना चाहिए अपेक्षित जो आधार है वो राष्ट्रपति के संदर्भ में रखा गया है। तो इसलिए राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप में किसी भी तरह से अपनी विवेक युक्त शक्ति, रीति नीति का प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं है। वो सिर्फ संवैधानिक शक्तियों की, संविधान में प्रदत्त शक्तियों की औपचारिकता को पूरा करते हुए व्यवहारिक रूप में कांग्रेस और कांग्रेस की स्थायी समिति के निर्देशों के अनुसार ही अपने कार्य व्यवहार की रूपरेखा निर्धारित करते। तो इसलिए राष्ट्रपति की स्थिति चीन में बहुत शक्ति की दृष्टि से बहुत मजबूत नहीं है, बल्कि कमजोर स्थिति मानी जाती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति की भूमिका के साथ एक राज्य परिषद नामक संस्था, जिसे जनवादी चीन की राज्य परिषद यानी मंत्री परिषद कहा जाता है, ये कार्यपालिका का एक और प्रखर अंग माना जाता है। ये जनवादी गणराज्य की केंद्रीय जन सरकार है। जो राज्य परिषद है वो चीन की केंद्रीय जन सरकार है। ये राज्य के प्रशासन का, कार्यपालिका का एक सर्वोच्च अंग है, क्योंकि कार्यपालिका में राष्ट्रपति है और राज्य परिषद और एक केंद्रीय सैनिक आयोग है। तो राष्ट्रपति की स्थिति का हमने देखा कि सैद्धांतिक रूप में राष्ट्रपति को संविधान में सामान्य प्रकार की समस्त शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति कांग्रेस और उसके अधीन कार्य करने के लिए, कांग्रेस की जो स्थायी समिति है उसके अधीन कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो ये राज्य के कार्यपालिका संबंधी कार्यों की जो व्यवहारिक वास्तविक पूर्ति है वो राज्य परिषद के द्वारा की जाती है। इसलिए सरकार का सर्वाधिक सक्रिय अंग जो है वो राज्य परिषद माना जाता है। राज्य परिषद की सदस्य संख्या संविधान में निश्चित नहीं है। कांग्रेस समय समय पर कानूनों का निर्माण करके और राज्य परिषद के लिए सदस्य संख्या का निर्धारण करती है। राज्य परिषद में प्रधानमंत्री, कुछ उप प्रधानमंत्री, राज्य पार्षद, मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री, इसी प्रकार से आयोग, विभिन्न आयोग जो है उनके प्रभारी मंत्री, महालेखा परीक्षक, महासचिव, अनेक उप सचिव आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी और बहुआयामी इकाई के रूप में राज्य परिषद गठित की जाती है। राज्य परिषद के गठन में जो नियुक्ति है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबसे पहले है, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की सिफारिश पर जन कांग्रेस के द्वारा की जाती है और फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कांग्रेस के द्वारा राज्य परिषद के अन्य समस्त प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये एक औपचारिक और सैद्धांतिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत राज्य परिषद का गठन या निर्माण किया जाता है। वास्तव में यदि हम देखें व्यवहारिक रूप में, तो समस्त नियुक्तियां साम्यवादी दल की जो केंद्रीय इकाई है, केंद्रीय समिति है, उसके निर्देशन और नियंत्रण में होती हैं। ये सिर्फ एक औपचारिक प्रकार का स्तर है जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए कांग्रेस को सिफारिश करता है। फिर नियुक्त प्रधानमंत्री राज्य परिषद के अन्य समस्त प्रकार के सदस्यों का, उप प्रधानमंत्रियों का, महासचिव का, उप सचिवों का, पार्षदों का चुनाव, राज्य पार्षद या आयोगों के प्रभारी मंत्री, विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री, इन सब की नियुक्ति होती है। वास्तव में ये नियुक्ति साम्यवादी दल के निर्देश और निर्णय के अनुसार संपादित की जाती है। इस राज्य परिषद का कार्यकाल भी कांग्रेस के कार्यकाल के समान ही 5 वर्ष का निर्धारित किया है। तो जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष,
चीन में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्य परिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही निर्धारित किया। लेकिन यदि कांग्रेस का कार्यकाल घटता है या बढ़ता है, वो समय से पहले अगर खंडित होती है किसी कारण से या आवश्यक परिस्थितियों में उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है, तो तदनुसार राज्य परिषद का कार्यकाल भी कांग्रेस के कार्यकाल के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। राज्य परिषद जो है वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। यदि कांग्रेस समय से पहले राष्ट्रपति को राज्य परिषद को भंग कर दे तो राज्य परिषद भंग हो जाती है। बैठकों का आमंत्रण और संचालन जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री 2 प्रकार की बैठकों का आयोजन राज्य परिषद के अंतर्गत करता है। एक तो संपूर्ण राज्य परिषद की बैठक और दूसरा होता है कार्यकारी बैठक, जो किसी विभाग से या किसी आयोग से या अन्य किसी एक सीमित पक्ष से संबंधित हो सकती है। राज्य परिषद का एक लेखा निकाय होता है। राज्य के वित्तीय और आर्थिक संगठनों और उद्यमों की आय व्यय का निरीक्षण करने के लिए इसका गठन किया जाता है। और ये लेखा निकाय या लेखा समिति और संस्था जो है ये राज्य परिषद द्वारा गठित की जाती है और प्रधानमंत्री के निर्देशन में ये समिति जो है वो आय व्यय का या वित्तीय प्रावधानों या लेखों का संधारण और उसकी जांच का कार्य करती है। राज्य परिषद के जो केंद्रीय प्रकार की भूमिका कार्यपालिका के रूप में निर्धारित की गई है, इसको संपादित करने के लिए राज्य परिषद का एक सचिवालय होता है, जहां से समस्त प्रकार की कार्यपालिका या प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन और आयोजन होता है। प्रधानमंत्री को मुख्य रूप से राज्य परिषद के कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री चीन में एक तरह से व्यवहारिक रूप में प्रशासनिक स्तर पर निर्णायक भूमिका रखता है और उस भूमिका में जो राज्य परिषद है उसका निर्देशन साम्यवादी भावना और समाजवादी कहना चाहिए रूपरेखा के अनुसार प्रधानमंत्री करवाता है। इसलिए राज्य परिषद अपने को संचालित करना या राज्य परिषद के कार्यों के लिए प्रधानमंत्री को उत्तरदायी बनाया गया है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति राज्य परिषद उत्तरदायी होती है और इस दृष्टि से अपने कार्यों की रिपोर्ट जो है वो राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सामने प्रस्तुत भी करती है। लेकिन यदि राष्ट्रीय जन कांग्रेस अवकाश के काल में होती है तो राज्य परिषद स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। स्थायी समिति के समक्ष ही वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। व्यवहार में राज्य परिषद स्थायी समिति के माध्यम से वास्तव में साम्यवादी दल की केंद्रीय इकाई के प्रति ही उत्तरदायी होती है। तो राज्य परिषद एक प्रकार से एक प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने वाली एक उत्तरदायी इकाई के रूप में स्थापित की गई है। राज्य परिषद की यदि शक्तियां और कार्यों का अवलोकन हम करें तो प्रशासनिक कार्य और शक्तियों के अंतर्गत राज्य परिषद संविधान के अनुसार निर्धारित कार्यवाही का प्रशासनिक कार्यवाही का निर्धारण या संधारण करती है। विभिन्न प्रस्ताव कांग्रेस की स्थायी समिति को प्रस्तुत करती है। आयोगों पर केंद्रीय नियंत्रण और नेतृत्व बनाए रखने का प्रयत्न करती है। स्थानीय इकाइयों पर अपना नियंत्रण कायम रखती है। साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में बजट और आर्थिक शक्तियों का आर्थिक नीतियों का निर्धारण करने में भी राज्य परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसमें राष्ट्रीय योजनाएं बनाना और योजनाबद्ध विकास के लिए उन्हें क्रियान्वित करना या लागू करना राज्य परिषद का कार्य होता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी कार्यों का निर्देशन और नियंत्रण भी सामाजिक विकास संबंधी कार्य के अंतर्गत
राज्य परिषद द्वारा संपादित किए जाते हैं। विदेशी मामलों में भी राज्य परिषद को अधिकार है। प्रतिरक्षा संबंधी कार्यों का पालन और उसका संचालन भी राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। तो सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय, प्रतिरक्षा, आर्थिक नीति, वैदेशिक नीति, राष्ट्रीयता संबंधी कार्य भी राज्य परिषद पूर्ण करती है। प्रवासी चीनियों से संबंधित शांति और शक्ति की स्थापना का कार्य भी राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक इकाइयों संबंधी कार्य के अंतर्गत प्रशासनिक अंगों का आकार, उनकी नियुक्ति, संगठन, उनकी पद मुक्ति, प्रशासनिक अधिकारियों और उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, उन्हें आवश्यकतानुसार पुरस्कार और दंड प्रदान करना, आपातकालीन स्थिति में कांग्रेस की जो स्थायी समिति है उसके निर्देश पर शांति व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना, इसके मुख्य कार्यों के अंतर्गत माना जाता है। और साथ ही साथ जो स्थानीय अंगों द्वारा जारी आदेश और निर्देश हैं उनका निरीक्षण, संशोधन या उन्हें रद्द करना भी राज्य परिषद का कार्य होता है। तो कांग्रेस या स्थायी समिति द्वारा जो भी इन निर्धारित कार्यों के अलावा जो भी अन्य दायित्व स्थायी समिति के द्वारा कांग्रेस की सौंपा जाता है उनकी पूर्ति राज्य परिषद करती है। वास्तव में राज्य परिषद न तो उदारवादी संस्था है, न लोकतांत्रिक संस्था है, न वास्तविक कार्यपालिका है और न इस अर्थ में एक उत्तरदायी कार्यपालिका ही है। चीनी राज्य परिषद एक दलीय साम्यवादी शासन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत कार्यशील एक संस्था है जो साम्यवादी दल की नीति और निर्देश के अनुसार कार्य संपन्न करती। धन्यवाद।